जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो आज का ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आप लोगों के लिए। जैसे कि आप लोगों को पता है कि डे 30 यानी कि 30 डेज़ के टारगेट को हम लोग सीरीज चला रहे थे और ये इसका डे 12 होने वाला है। क्या होगा आज का ये वीडियो होगा, ये डे 12 होगा और इस सीरीज़ में हम लोग हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स चारों टॉपिक को कवर करते हैं। ऊपर के साइड में आप लोग को टाइमिंग दिख रहा होगा। जो टॉपिक आपका है आप वीडियो को आगे बढ़ाकर उस टॉपिक को आसानी से पढ़ सकते हो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का पहला सवाल जो कि हिस्ट्री का है। सबसे पहला सवाल देखिए, कह रहा है आपसे मूल निवासी यूरोप से करते थे। ये जो मूल निवासी लोग हुआ करते थे ये यूरोप से प्यार किया करते थे। क्या करते थे? प्यार, मित्रता या फिर लड़ाई? बताइए क्या किया करते थे? तो ये लोग जो करते थे घृणा करते थे। क्या करते थे? घृणा करते थे। ऑप्शन नंबर ए। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है आपका कि दक्षिण अमेरिका के मूल निवासी बड़े पैमाने पर क्या करते थे? तो ये लोग करते थे आप लोग बड़े पैमाने पर पशुचारण, व्यापार, खेती या फिर बैंकिंग। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका खेती। क्या करते थे? खेती करते थे। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है आपका कैलिफोर्निया के निकट रहने वाली जनजाति क्या कहलाती है? तो कैलिफोर्निया के निकट रहने वाली जो जनजाति है वो कहलाती है आपका, कैलिफोर्निया के निकट रहने वाली जनजाति जो कहलाती है वो कहलाती है आपका ड्रॉपिस। क्या कहलाएगी? ड्रॉपिस कहलाएगी। ठीक है, आइए अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है आपका कि बताइए 1942 ईस्वी में अमेरिका की खोज का श्रेय कोलंबस को जाता है। वो कहाँ का रहने वाला था? तो वो जो रहने वाला था वो रहने वाला था जापान का, जर्मनी का, स्पेन का या फिर ऑस्ट्रेलिया का। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका स्पेन का। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, आइए अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला जा रहा है यूरोपियों द्वारा उपनिवेश की स्थापना का कारण क्या था? तो यूरोपियों द्वारा उपनिवेश की जो स्थापना का कारण था कच्चे माल की प्राप्ति, निर्मित माल की खपत, ईसाई धर्म का प्रचार या फिर इनमें से सभी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 6 कहा जा रहा है आपसे कि वह जलदस्यु कौन था जो अपनी यात्रा के बाद काफ़ी धन लेकर ब्रिटेन लौटा एवं रानी एलिजाबेथ ने उसे नाइट की उपाधि दे दी। तो वो कौन था? तो उसका नाम बताना है आपको। ड्रेक था, मैगलन था, केवट था या फिर डेविल था। राइट आंसर हो जाएगा आपका ड्रेक। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर आते हैं 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे बोला जा रहा है कि इंग्लैंड ने स्पेनिश आर्मेडा को किस वर्ष पराजित किया था? तो इंग्लैंड ने किस वर्ष पराजित किया था? ऑप्शन है आपके पास 1500 ईस्वी में, 1540 में, 1588 में या फिर 1600 में। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, 1588 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला जा रहा है कि नेटिव का क्या अर्थ होता है? अब ये जो नेटिव होता है इसका अर्थ आपको बतानी है। ऑप्शन से आपके पास वे लोग जो किसी स्थान पर अन्य स्थान से आकर बस गए, या फिर वे लोग जो अपने मौजूदा स्थान पर ही जन्म लिया, या फिर वे लोग जो शिकार करके उन्हें खाते हैं। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, वे लोग जो अपने मौजूदा स्थान पर ही जन्म लिया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 9 पे। कहा जा रहा है सेटलर शब्द किनके लिए प्रयुक्त किया गया है? अब ये जो सेटलर शब्द है वो किनके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, वे लोग जो किसी स्थान पर किसी दूसरे स्थान से आकर बस गए यानी सेट कर गए, यानी सेटलर। आते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है आपका क्वेश्चन नंबर 10। कहा जा रहा है उत्तरी अमेरिका में मानव ने सर्वप्रथम कब प्रवेश किया था? ऑप्शन है आपके पास 30,000 वर्ष पूर्व, 20,000 वर्ष पूर्व, 40,000 वर्ष पूर्व या फिर 45,000 वर्ष पूर्व। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 30,000 वर्ष पूर्व। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। आइए अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है आपका उत्तरी अमेरिका के लोग किसके मांस का अधिक प्रयोग करते थे? घोड़ा, बकरी, सुगर, सुगर नहीं होता है, सुअर होता है, माइसन, बाइसन हो जाएगा। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बाइसन। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 में कहते हैं अमेरिका स्वतंत्र देश कब बना था? 1127 में, 1783 में, 1776 या फिर 1772। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1783 में। रेड इंडियन कौन थे? ऑप्शंस आपके पास है, ध्यानपूर्वक पढ़िए इसको। रेड इंडियन के बारे में आपसे पूछा गया है कि रेड इंडियन कौन थे? तो गेहवे वर्ण के वे लोग जो कोलंबस ने गलती से इंडियन समझा था उसको हम लोग रेड इंडियन कहते हैं। ठीक है, आइए अगले सवाल पे। अगला सवाल है आपका क्वेश्चन नंबर 14। कह रहा है कि उद्दात, उत्तम, जंगली ये शब्द किन लोगों के लिए प्रयुक्त किया गया था? तो ये शब्द जो प्रयोग किया गया था वो अमेरिका के मूल निवासियों के लिए प्रयोग किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए आपसे बोला गया है कि मूल वासिंदे यूरोपीय लोगों को उपहार के स्वरूप में क्या देते थे? ऑप्शन है आपके पास मछली, रोएदार खाल या फिर बारूद या फिर शराब या फिर फर्नीचर। ठीक है, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर आपको बतानी है।
लगातार वीडियोस बनाने के कारण थोड़ा आवाज़ में प्रॉब्लम होती है, तो आप लोग इसको मैनेज कीजिएगा। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, मछली तथा रोएदार खाल। अब हम लोग करेंगे भूगोल यानी कि ज्योग्राफी के कुछ ऐसे सवाल जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो देखिए यहाँ पे पहला सवाल है आपका, निम्नलिखित बहिर्जनिक भू आकृति प्रक्रिया में किसे सम्मिलित नहीं करेंगे। तो यहाँ पर जो हम लोग सम्मिलित नहीं करेंगे वो आपको बतानी है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, भूकंप को सम्मिलित नहीं करेंगे। आइए अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है आपका कि कौन सी प्रक्रिया सूर्य ताप द्वारा भौतिक अपक्षय से संबंध नहीं रखती है। यहाँ पे कौन सी प्रक्रिया जो है वो भौतिक अपक्षय से संबंध नहीं रखेगी, तो कार्बोनेशन। ठीक है, अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, कहा जा रहा है निम्नलिखित में से किसका संबंध अंतर्जनित भू आकृतिक प्रक्रिया से है। तो किसका संबंध जो है वो आपको बतानी है। करेक्ट आंसर हो जाएगा पटल विरूपण। किससे संबंधित है, पटल विरूपण से। अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से किस अनच्छादन के अंतर्गत नहीं रखा जा सकता, यानी कि किसको नहीं रखेंगे। करेक्ट सवाल हो जाएगा, यानी करेक्ट आंसर होगा इसका ज्वालामुखिता को, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन वृहद संचलन के लिए प्रेरक बल का कार्य करता है। ये सब केवल आपको 1 से 2 बार रीड करना है, ठीक है, रटना नहीं है। ये सब सवाल भले ही आप लोग का मॉडल क्वेश्चन बैंक में है, लेकिन हम इसको जो है 100 की अगर हम बात करें तो ओनली 5% में रखते हैं कि आने का चांसेस है। इसका 95% चांसेस है कि जैसे इस तरह का सवाल नहीं पूछा जाएगा, गलती से पूछा जा सकता है। इसलिए आप लोग 1-2 बार पढ़ कर जाएंगे तो वहाँ पे आंसर कर लीजिएगा। ठीक है, तो 1 बार भी काफ़ी है, 2 बार भी अगर ध्यान से अगर आप इसको देख के जाते हो तो आप लोगों का काम हो जाएगा। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका गुरुत्वाकर्षण बल, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आते हैं कि अपर्दन और परिवहन। ठीक है, अपर्दन और परिवहन के लिए कौन सा ऊर्जा प्रेरक बल का कार्य करता है। तो कौन सा ऊर्जा जो है वो प्रेरक बल का कार्य करेगा, तो गतिज ऊर्जा जो है वो प्रेरक बल का कार्य करता है। आइए अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है आपका, सभी प्रकार की बहिर्जनिक भू आकृतिक प्रक्रियाओं के पीछे कौन सा प्रेरक बल कार्य करता है। तो ये करेगा आपका गुरुत्वाकर्षण बल। रासायनिक अपक्षय की प्रक्रिया में किसे सम्मिलित नहीं कर सकते हैं। तो रासायनिक अपक्षय की प्रक्रिया में जो हम लोग सम्मिलित नहीं करेंगे वो हम लोग हिमकरण को सम्मिलित नहीं करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक अपक्षय की प्रक्रिया नहीं है। तो कौन भौतिक अपक्षय की प्रक्रिया नहीं है, यहाँ पर ये आपको पहचाननी होगी। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑक्सीकरण। ठीक है, क्या नहीं है, ऑक्सीकरण नहीं है। अगले सवाल पे आते हैं कि निम्नलिखित में से किसे वृहद संचलन के अंतर्गत सम्मिलित नहीं किया जा सकता। मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, तो विसर्पण को, किसको, विसर्पण को। नेक्स्ट है, अपक्षय के प्रमुख अभिकर्ता के रूप में निम्नलिखित में से किसे सम्मिलित कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो हम लोग सम्मिलित करेंगे, ताप को सम्मिलित करेंगे। मृदा के अध्ययन करने वाले विज्ञान को क्या कहते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। तो मृदा के अध्ययन करने वाले विज्ञान को हम लोग कहते हैं ऑप्शन सी, पेडोलॉजी। निम्नलिखित में से किसे मृदा निर्माण के कारक में अंतर्गत सम्मिलित कर सकते हैं। तो ये जो हम लोग करेंगे, किसको करेंगे, ये आपको बतानी है। करेक्ट आंसर होगा आपका मूल पदार्थ को, जैविक क्रियाओं को, समय को। तो उपरोक्त में से सभी हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं कि मलबा अवधाव एवं भूस्खलन जैसी घटनाएं प्रायः कहाँ पे घटित होती है। तो ये सब जो घटनाएं घटित होती है हिमालय क्षेत्र में होती है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मलबा अवधाव को किस श्रेणी में सम्मिलित किया जा सकता है। तो इसको जो हम लोग सम्मिलित कर सकते हैं, तीव्र प्रवाही वृहद संचलन में सम्मिलित कर सकते हैं। चट्टानों का सिलिका से अलग होना क्या कहलाता है। तो चट्टानों का सिलिका से अलग होना डिसिलिकेशन कहलाता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। धरातल पर अपर्दन के मध्यम से उच्चावच के मध्य अंतर के काम होने को क्या कहते हैं, यानी क्या कहा जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा तल संतुलन, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में गर्म लावा दरार की सहायता से धरातल के ऊपर आ सकती है, यह प्रक्रिया क्या कहलाती है। अब ये जो प्रक्रिया है आपका ज्वालामुखिता कहलाती है, याद रखिएगा। रासायनिक अपक्षय का सर्वाधिक प्रभाव किस क्षेत्र में देखने को मिलता है। तो ये जो प्रभाव मिलता है उष्ण और आर्द्र में देखने को ज़्यादा मिलेगा। नेक्स्ट आते हैं आपका भूस्खलन के प्रकारों, याद रखिएगा भूस्खलन के प्रकारों में किसे सम्मिलित नहीं किया जा सकता है। तो भूस्खलन के प्रकारों में जिसको हम लोग सम्मिलित नहीं करेंगे वो मलबा अवधाव, ठीक है, इसको सम्मिलित नहीं करेंगे। अब हम लोग करने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस के कुछ ऐसे सवाल जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। सबसे पहला सवाल आपके स्क्रीन पर आ चुका है कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर पहली बार महाभियोग का प्रस्ताव संसद में कब लाया गया था। तो ये जो पहली बार लाया गया था महाभियोग का जो प्रस्ताव लाया गया था वो 1993 में लाया गया था। ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। दूसरा सवाल देखिए क्या है, कह रहा है सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर महाभियोग का प्रस्ताव किस आधार पर लाया जा सकता है, यानी कि कौन से प्रस्ताव पर हम लोग इसको ला सकते हैं। तो भ्रष्टाचार का आरोप लगा करके आप उसके ला सकते हैं, अयोग्य होने का आरोप लगाकर आप उसके ऊपर ला सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगले सवाल पे आते हैं कि पहली बार सर्वोच्च न्यायालय के किस न्यायाधीश पर महाभियोग का प्रस्ताव संसद के द्वारा लाया गया था? तो किस पर लाया गया था ये आपको बतानी है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बी रामास्वामी पर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर सामान्यतः किसकी नियुक्ति होती है? तो यहाँ पर जो नियुक्ति होगी वो होगी आपका उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश की। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं अगले सवाल पे। किसी एक उच्च न्यायालय में मुकदमा चल रहा हो तो जरूरत पड़ने पर उसे दूसरे उच्च न्यायालय में कौन स्थानांतरित कर सकता है? तो ये जो करेगा आपका उच्चतम न्यायालय करेगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का तबादला कौन करता है? तो इसका जो तबादला करेगा वो करेगा आपका उच्चतम न्यायालय, ऑप्शन नंबर ए। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद और गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल आपके एग्जाम के लिए, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका राज्यपाल। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 28 पे। कह रहा है कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को पद और गोपनीयता की शपथ कौन दिलाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, राज्यपाल। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है आपका कि भारत में समस्त न्यायालयों का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो ये जो प्राप्त है आपका उच्चतम न्यायालय को प्राप्त है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। अगले सवाल पे आता है कि भारत में न्यायपालिका की संरचना किस तरह की है? तो भारत में जो न्यायपालिका की जो संरचना की है वो पिरामिडी संरचना है, याद रखिएगा। अगले सवाल पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 31। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को कौन नियुक्त करता है? बहुत ही अच्छा सवाल है, तो राष्ट्रपति नियुक्त करेगा। नेक्स्ट आते हैं अगले सवाल पे। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन, भत्ते और पेंशन का निर्धारण कौन करेगा? तो यहाँ पे जो उसका पेंशन का निर्धारण करेगा वो संसद करेगा, ये याद रखिएगा। कौन करेगा? तो संसद करेगा। ठीक है, तो इस बात को याद रखना है, इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है उच्च न्यायालय का मुख्य पीठ कहाँ पर स्थित है? तो उच्च न्यायालय का जो मुख्य पीठ है वो स्थित है आपका ऑप्शन नंबर ए, नई दिल्ली में। उच्च न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश कौन बनी थी? उच्च न्यायालय की जो प्रथम महिला न्यायाधीश बनी थी वो बनी थी फातिमा बीबी, ऑप्शन नंबर ए। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है आपका क्वेश्चन नंबर 35। उच्च न्यायालय के सबसे अधिक दिन तक मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहने वाली व्यक्ति कौन था? तो ये जो था आपका सबसे अधिक दिन तक YV चंद्रचूड़ है ना, जो अभी रिटायर किए हैं। आइए अगले सवाल पे आते हैं। झारखंड उच्च न्यायालय का गठन कब हुआ? तो झारखंड उच्च न्यायालय का जो गठन हुआ है वो आपको बतानी है, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 2000 में। झारखंड उच्च न्यायालय का पहला मुख्य न्यायाधीश कौन था? तो झारखंड उच्च न्यायालय का जो पहला मुख्य न्यायाधीश था वो था आपका विनोद गुप्ता। कौन था? विनोद गुप्ता। अगले सवाल पे आते हैं 38 में। कह रहा है केंद्र और राज्यों के बीच उत्पादन विवादों का हल कौन करेगा? तो यहाँ पे जो करेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, उच्चतम न्यायालय। कौन करेगा? उच्चतम न्यायालय करेगा। नेक्स्ट है आपका कि दो या दो से अधिक राज्यों के बीच उत्पन्न संवैधानिक विवाद को कौन दूर कर सकता है? तो यहाँ पे जो करेगा वो उच्चतम न्यायालय करेगा। ठीक है, आइए अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है आपका उच्चतम न्यायालय का कौन ऐसा मुख्य न्यायाधीश था जो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया? कौन था? तो वो था मोहम्मद हिदायतुल्लाह। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग करेंगे इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र के कुछ ऐसे सवाल जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। सबसे पहला सवाल है आपका कि संबंधित चरों के समूह के परिमाण में परिवर्तन को मापने का एक सांख्यिकीय साधन डैश है, यानी कि क्या होगा आपको बतानी है। तो उसको हम लोग सूचकांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सूचकांक बोलते हैं। अगले सवाल है हमारा कि सूचकांक में दो अवधियों में से जिस अवधि के साथ तुलना की जाती है उसे किस अवधि के रूप में जाना जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आधार अवधि। किस अवधि के रूप में जाना जाता है? तो आधार अवधि के रूप में जाना जाता है। आधार अवधि में सूचकांक का मान कितना होता है? ठीक है, तो ये होता है आपका 100। याद रखिएगा ये सब सवाल थोड़ा सा टफ कैटेगरी के हैं, इसलिए हम लोग कम कम सवाल को डील करेंगे। ठीक है, एक दिन में ज़्यादा पढ़ करके आप जो है फिर इसको घिचपिच कर दोगे, इसीलिए हम लोग थोड़ा थोड़ा इसको पढ़ेंगे। वर्ष 2015 के स्तर से वर्ष 2022 में कीमतों में कितना परिवर्तन हुआ, इसमें आधार वर्ष क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 2015। ठीक है, अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको दिया गया ये सूत्र जो है वो किस चीज़ का सूत्र है आपको पहचाननी है। करेक्ट आंसर हो जाएगा सरल समूहित कीमत सूचकांक है ये। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं लेस्पेयर का मूल्य सूचकांक किस अवधि परिमाण को भार के रूप में प्रयोग करता है? सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, आधार अवधि को। अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि पासे का मूल्य सूचकांक किस अवधि परिमाण को भार के रूप में प्रयोग करता है? सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, वर्तमान अवधि को। नेक्स्ट आते हैं उपभोक्ता कीमत सूचकांक को और किस नाम से जाना जाता है?
तो इसको जो हम लोग जानते हैं निर्वाहक सूचकांक के नाम में से जानते हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 9 पे, कह रहा है कि खुदरा कीमतों में औसत परिवर्तन को कौन मापेगा? तो ये जो मापेगा आपका उपभोक्ता कीमत सूचकांक मापेगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं कि मजदूरी समझौता, आय नीति, कीमत नीति, किराया निरंतर, कराधान, सामान्य आर्थिक नीतियों के निर्माण में किस सूचकांक की मदद ली जाती है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उपभोक्ता कीमत सूचकांक की मदद ली जाती है। अगले सवाल पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 11, औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक में किस मद के लिए उच्चतम भार क्या होगा? ठीक है, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर 1, खाद्य पदार्थों के लिए। किसके लिए? खाद्य पदार्थों के लिए। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 12 पे, कह रहा है कि सामान्यतः मुद्रास्फीति के परिकलन में किसका प्रयोग होता है? तो यहाँ पर जो प्रयोग किया जाता है वो प्रयोग होता है थोक कीमत सूचकांक का, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है आपका कि जब शेयर की कीमत में वृद्धि होती है तब यह डैश में वृद्धि द्वारा प्रतिबिंबित होता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संवेदिक सूचकांक। नेक्स्ट आते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है आपका कि खनन, विनिर्माण एवं विद्युत किस सूचकांक की शाखाएं हैं? तो ये जो शाखाएं हैं औद्योगिक उत्पादन सूचकांक की शाखाएं हैं। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 में आपसे बोला जा रहा है कि किसी देश के विकास के अध्ययन के लिए किस सूचकांक का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पर जो हम लोग करते हैं वो हम लोग करते हैं मानव विकास सूचकांक करते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। घंटी वाले आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे जाता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू।